हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में हम जानेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर बनते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही लाभप्रद वीडियो आपको एग्ज़ाम तक प्रोवाइड होती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, समावेशी शिक्षा किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले यही जानना ज़रूरी है कि समावेशी शिक्षा किसको कहा जाता है। तो समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चों, जैसे चाहे वो दिव्यांग हो चाहे सामान्य प्रतिभाशाली बच्चे हों, इनको नियमित स्कूल में शिक्षा दी जाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। कहने का अर्थ है दोस्तों, समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें चाहे वो दिव्यांग बच्चे हों चाहे सामान्य प्रतिभाशाली बच्चे हों, इन सभी को एक समान रूप से नियमित स्कूल में शिक्षा दी जाती है। यही समावेशी शिक्षा कहलाती है। इसका सूत्र क्या है दोस्तों, तो देखिए, सब इसका सूत्र समावेशी शिक्षा बराबर विशिष्ट बालक प्लस सामान्य बालक। इसका अर्थ ये हुआ कि सामान्य शिक्षा में विशिष्ट बालक हों या फिर सामान्य बालक हों, इन सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। दोस्तों, एनसीईआरटी के अनुसार जान लेते हैं कि समावेशी शिक्षा कैसी शिक्षा होती है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि बच्चे किस धर्म के हैं या किस जाति के हैं या समाज परिवार उनका कैसा है, इन सभी में भेदभाव किए बिना ही विद्यालय में जो शिक्षा प्रदान की जाएगी वह समावेशी शिक्षा कहलाएगी। क्योंकि कोई डॉक्टर का बच्चा है तो कोई गरीब का बच्चा है, तो ये सब उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको समान रूप से विद्यालय में शिक्षा दी जाएगी। यही समावेशी शिक्षा कहलाती है। आगे है दोस्तों, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों, ये भी जान लेते हैं। समावेशी शिक्षा अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। समावेशी शिक्षा में क्या होता है दोस्तों, कोई भी बालक अपंग है तो उसको सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है। आगे है दोस्तों, सामान्य और दिव्यांग बालक दोनों एक साथ सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसका अर्थ ये है दोस्तों, चाहे वो बच्चा सामान्य हो और चाहे दिव्यांग बालक हो, दोनों एक साथ सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं बिना भेदभाव के। ये होती है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। इसलिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है। आगे है दोस्तों, बालकों में एकता, भाईचारा, समानता की भावना का विकास होता है। जब दोस्तों सामान्य बच्चा हो चाहे दिव्यांग बालक हो, ये सब सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करेंगे तो बालकों में एकता, भाईचारा, समानता की भावना का विकास तो होगा ही। समावेशी शिक्षा में खर्च कम लगता है। दोस्तों, समावेशी शिक्षा में खर्च इसलिए कम लगता है क्योंकि चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, सभी को समान रूप से एक साथ शिक्षा मिलती रहती है, इसलिए शिक्षा में खर्च कम लगता है। बालकों में नैतिकता की भावना, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग जैसे गुण आसानी से बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, चाहे दिव्यांग बालक हो या फिर सामान्य प्रतिभाशाली बालक हो, इन सभी में जब ये एक साथ समावेशी शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो उनमें प्रेम की भावना, सहानुभूति की भावना उत्पन्न हो जाती है आसानी से, क्योंकि वो एक साथ शिक्षा को ग्रहण करते हैं मिलजुल कर। आइए दोस्तों, जान लेते हैं समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं। तो दोस्तों, सभी छात्रों में सक्रियता की भावना होती है। यह समावेशी शिक्षा की विशेषता होती है कि सभी छात्रों में सक्रियता की भावना होती है। सक्रियता मतलब बच्चे सक्रिय रहते हैं, मिलजुल कर पढ़ाई करते हैं, सीखने पर अधिक बल देते हैं। दोस्तों, बालकों में सृजनात्मकता का विकास होता है।
और एक ही वातावरण में सभी को शिक्षा प्रदान की जाती है। और समावेशी शिक्षा में सहयोग की भावना पाई जाती है और समावेशी शिक्षा में समायोजन का विकास होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों जब बच्चा एक्टिव रहेगा तो उसमें सहयोग की भावना पाई जाएगी। वो मिलजुल कर पढ़ाई करेंगे, चाहे वो दिव्यांग बालक हों चाहे सामान्य बालक हों, सभी का विकास समान रूप से होता है। आइए दोस्तों 2-3 क्वेश्चन आंसर कर ले ताकि जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाए। तो दोस्तों पहला है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्न में से किसके प्रचार वाक्य हो सकता है? सभी के लिए शिक्षा, यह प्रचार वाक्य सशक्तिशील शिक्षा में है, समावेशी शिक्षा, सहयोगी शिक्षा या पृथक शिक्षा में? तो आपका आंसर होगा समावेशी शिक्षा, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के बालक, चाहे वो दिव्यांग हों चाहे वो सामान्य रूप से प्रतिभाशाली बालक हों, ये सभी को शिक्षा प्रदान की जाती है बिना भेदभाव के। दूसरा है दोस्तों, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों के लिए, 7 से 13 वर्ष के बालकों के लिए, 5 से 11 वर्ष के बालकों के लिए या 6 से 12 वर्ष के बालकों के लिए। तो दोस्तों आपका 6 से 14 वर्ष सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों, RTI एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रति सप्ताह में कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? तो दोस्तों आपका कौन सा आंसर सही होगा? 45 घंटा, 44 घंटा, 42 घंटा या 50 घंटा? तो दोस्तों आपका उत्तर सही हो जाएगा 45 घंटा, क्योंकि कम से कम शिक्षकों को सप्ताह में 45 घंटे का योजना बनाकर काम करना होगा। ये RTI एक्ट 2009 के अनुसार बताया गया है। आइए दोस्तों हम वन लाइनर आंसर को भी देख लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप एंड तक इसको देखेंगे तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं, मुझे इतना उम्मीद है। तो आइए दोस्तों बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या होती है? तो दोस्तों ये जानिए कि प्रगतिशील कक्षा की विशेषता ये होती है, गतिविधियों कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। प्रगतिशील कक्षा की विशेषता यही होती है कि बच्चे गतिविधियों द्वारा कार्य कर रहे हैं, कार्य करते समय उनका मूल्यांकन किया जा रहा है, तो यह प्रगतिशील कक्षा की विशेषता होती है। समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों देखिए, समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। भिन्न भिन्न बच्चे आते हैं और सभी का व्यक्तिगत मतभेद होता है, तो सभी के मतभेदों को ध्यान में रखते हुए उनका सम्मान करते हुए जो शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, तो वह समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि हम सभी बच्चों को समान रूप से लेकर आगे बढ़ते हैं समावेशी शिक्षा में। आगे है दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए? तो एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। अगर एक प्रगतिशील कक्षा की बात की जाए, उसमें बच्चे कैसे सीखते हैं, तो वह अंतःक्रिया करके अथवा संवाद के द्वारा बच्चे सीखते हैं। तो ये आपको याद रखना है। एक समावेशी कक्षा में बच्चे क्या करते हैं? तो एक समावेशी कक्षा में विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। ये सही बात है दोस्तों कि कोई डॉक्टर का बच्चा हो, चाहे कोई गरीब का बच्चा हो, चाहे कोई कलेक्टर का बच्चा हो, सभी को समतापूर्ण तरीके से समावेशी कक्षा में शिक्षा दी जाती है। तो इस तरह से विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते रहते हैं। आगे है दोस्तों, प्रथम समावेशन में बाधक क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया हो, तो ये सही बात है दोस्तों कि समावेशन में बाधक हो जाता है। अगर आप
कुछ बच्चों के लिए काम करेंगे और कुछ बच्चों के लिए नहीं करेंगे तो ये समावेशन में बाधक हो जाएगा, तब वो समावेशी शिक्षा नहीं कहलाएगी। हर बच्चों के लिए हमें प्रतिबद्ध रहना है उनमें योग्यता लाने के लिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जैसे हो। तो ये समावेशन में बाधक है अगर आप कुछ बच्चों का ध्यान रखते हैं और कुछ को नहीं रखते ध्यान। तो आगे है दोस्तों, हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है। तो कौन बाधा उत्पन्न करता है? सामाजिक वर्तिकाग्र। इसका अर्थ ये होता है, हाशिए का अर्थ ये होता है दोस्तों, पहले ये जान लीजिए कि मान लेते हैं कोई बच्चा निम्न जाति का है या आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसे हाशिए के समूह में रखा जाता है या कहा जाता है। तो इन बच्चों को दिक्कत होती है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं या निम्न जाति के होते हैं, तो उनको कहीं भी जैसे निजी विद्यालयों में शामिल होने में बाधा उत्पन्न होती है। आगे है दोस्तों, बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार कौन है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि परिवार ही बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण होता है। प्रथम समाज परिवार ही होता है, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, एक बाल केंद्रित कक्ष में शिक्षक का क्या सहयोग होना चाहिए? तो एक बाल केंद्रित कक्ष में शिक्षक का सहयोग अधिगम को बढ़ावा देने के लिए और एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करने के लिए होना चाहिए। सभी बच्चों के लिए दोस्तों शिक्षक हमेशा तत्पर रहें और उनके सहयोग में लगे रहें। यह एक बाल केंद्रित कक्ष में शिक्षक की योग्यता होनी चाहिए। आगे है दोस्तों, समावेशी शिक्षा में आवश्यकता होती है। तो समावेशी शिक्षा में आवश्यकता होती है सीखने के अनुकूल माहौल की। बच्चा अगर अनुकूल माहौल पाएगा तभी सीखेगा। आगे है दोस्तों, वह अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है। तो क्या नहीं है? अगर एक प्रगतिशील कक्षा है तो उसका माहौल उसके अनुसार नहीं है। तो क्या नहीं है? अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। दोस्तों, प्रगतिशील कक्षा तब प्रगतिशील नहीं रह जाएगा जब अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन को कायम रखा जाएगा। वो अनुशासन बाहरी अनुशासन को प्रोवाइड कराने लगेगा, तब वो प्रगतिशील कक्षा नहीं रह जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अनुशासन नहीं रखना है, बच्चों को एक समान शिक्षा देना है। दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या होती है? तो एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता होती है सहयोगितापूर्ण अधिगम, जहाँ पर बच्चे आपसी सहयोग के माध्यम से अधिगम कर रहे हों या सीख रहे हों, वह प्रगतिशील कक्षा की विशेषता हो जाती है। जहाँ पर बच्चे मिलजुल कर पढ़ाई कर रहे हों और समान रूप से सीख रहे हों। आगे है दोस्तों, समावेशी शिक्षा क्या होती है? योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा प्रदान कराई जाए। समावेशी शिक्षा का अर्थ यही होता है दोस्तों कि किसी की योग्यता न देखें, कौन किसका बच्चा है, अमीर है, गरीब है, डॉक्टर का है या फिर कलेक्टर का है, सभी को गुणवत्तापूर्ण तरीके से शिक्षा प्रदान कराई जाए। यह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। आगे है दोस्तों, प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? तो दोस्तों, कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। अगर एक प्रगतिवादी कक्षा है तो उसके बारे में अध्यापिका को यह अपने बच्चों से उम्मीद रखना चाहिए कि वो हमारे विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, यानी कि हमारे बच्चे सक्रिय हैं, वो सभी चीज़ों को सीख सकते हैं। यह विश्वास होना चाहिए एक अध्यापिका का। आगे है दोस्तों, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे कैसे होने चाहिए? तो बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों बाल केंद्रित में बालक को ही केंद्र माना जाता है और वो ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से भागीदारी लेते हैं, सभी चीज़ों को वो कर सकते हैं, सीख सकते हैं।
तो यह बाल केंद्रित के अंतर्गत आता है। समावेशी शिक्षा के लिए ज़रूरी क्या है? तो दोस्तों समावेशी शिक्षा के लिए लचीला शिक्षा शास्त्र ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को जैसे वो सीखना चाहे वो वैसे सीख सकता है, जहाँ बैठना चाहे वहाँ बैठ सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई स्थान तय किया गया हो या कोई सीखने का पाठ्यक्रम तय किया गया हो, ऐसा नहीं है। समावेशी शिक्षा के लिए ज़रूरी है कि वो जैसे चाहे वैसे सीख सकता है, चाहे वह भ्रमण द्वारा सीखे, चाहे वह पढ़कर सीखे, चाहे लिखकर सीखे, चाहे वो मनोरंजन के द्वारा सीखे, तो ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए? तो एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम शिक्षक और छात्र सह निर्मित होते हैं। इसका अर्थ है दोस्तों कि एक बाल केंद्रित अगर कक्षा है जिसमें बालक को केंद्र माना गया है, तो उसमें शिक्षक और छात्र दोनों को साथ साथ कार्य करना होगा, दोनों को सक्रिय रहना होगा, तो यह बाल केंद्रित कक्षा के अंतर्गत आता है। आगे है दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये याद रखना है, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए, तो एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये आपका सही होगा। आगे है दोस्तों समावेशन का अर्थ। इसका अर्थ ये होता है कि सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। मतलब दोस्तों अगर विद्यार्थी की सामाजिक पहचान अलग अलग है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, तो उसकी पहचान में भेदभाव न करते हुए उनको अपनाना। आगे है दोस्तों प्रतिभावान विद्यार्थी कैसे होते हैं? तो प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित कर लेते हैं। जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं वो कोई भी चीज़ जो पढ़ाया गया हो उसको वो जल्दी से सीख जाते हैं और सही तरीके से वो ग्रहण कर लेते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए सहायक है। दोस्तों समावेशी शिक्षा के लिए क्या सहायक है? विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार उचित आवास। अगर दोस्तों समावेशी शिक्षा अगर बच्चों को देना है तो विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार उचित आवास की व्यवस्था होना चाहिए। किसी भी विद्यार्थियों के लिए यह तय नहीं होना चाहिए कि विद्यार्थी कहाँ बैठे या फिर कैसे पढ़े। उसमें जो है किसी चीज़ की बाधा नहीं होनी चाहिए, किसी चीज़ को तय नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों उपरोक्त जो आंसर क्वेश्चन मैंने कराए हैं वन लाइनर का, मुझे उम्मीद है कि यह आपको परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।